इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको परहेज करना चाहिए। उसमें से एक इन्वेस्टमेंट है बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस नाम से तो ऐसे लगता है कि बहुत इजी है कि आपने इंश्योरेंस किसी बैंक के थ्रू ले लिया, लेकिन एक्चुअली बहुत कॉस्टली है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको बैंक इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए। सो लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी जमा पूंजी जितनी भी आपने कमाई की हुई है वो आप बिना किसी झिझक के बैंक में रखते हैं। मतलब कि एक ऐसा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है बैंक के साथ कि वो वाहिद एक एरिया है जहाँ पे आप इतनी सारी की सारी जमा पूंजी रख लें और आपको कोई टेंशन नहीं होती है। और ऑब्वियसली क्योंकि स्टेट बैंक से रेगुलेटेड है और हमें पता है कि बैंक ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतने ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होते हुए हमने देखे भी नहीं है। ठीक है, अब सीन ये है कि क्योंकि हमारा ट्रस्ट इतना बढ़ जाता है और हम इतना आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, तो वहाँ पर ही बैंक आपके साथ कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आपको सेल करता है जो कि बगैर किसी फाइनेंशियल नॉलेज के आपके लिए उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। और यही बैंक जब आपको ये कहते हैं कि सर आपके इतने पैसे बैंक में पड़े हुए हैं और हर साल आपके इतने पैसे आते रहते हैं, क्यों ना आप ये प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि 5 साल में आपको इन्हीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना रिटर्न मिलेगा। और हम लोग क्योंकि रिटर्न्स को देख रहे होते हैं कि 5 साल बाद इतना रिटर्न मिलेगा, हम आंखें बंद करके वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, और वो प्रोडक्ट है बैंक इंश्योरेंस। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ क्यों बैंक इंश्योरेंस आपके लिए बेहतर नहीं है। और मैं डिटेल के अंदर इसीलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मेरे अपने जो उन्होंने बैंक इंश्योरेंस ली है वो 3 साल बाद रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करें या बाय करें, आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक दफ़ा पढ़ लें, और सिर्फ आंखें बंद करके, क्योंकि बैंकर जिसके साथ आपका लेन देन है पैसे का एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, सिर्फ उसकी कई हुई बातों के ऊपर आपने कोई चीज़ बाय नहीं करनी है। आए मैं आपको डिटेल देता हूं कि जब आप बैंक इंश्योरेंस बाय करते हैं तो वो किस तरह आपको कॉस्टली पड़ती है। तो इस एग्जांपल में मैं सिंपल लूँगा कि अगर आप एक बैंक इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें साल की प्रीमियम आपको 1 लाख रुपया देनी हो, तो उस साल की जो प्रीमियम 1 लाख पे है, तो एक्चुअली आप कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले साल के अंदर जब आपको प्रीमियम आपने बाई की 1 लाख रुपए की, तो उस पे बैंक ने कमीशन मतलब कि 60% जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी जो कि 60,000 रुपया बनता है वो आपने पे की। और इसके अलावा जो बिड आस्क यानी जिसके ऊपर आपने ट्रेड लेना होता है उसकी भी 2000 की आपने यानी 2% तो उन्होंने उसका भी काट दिया। जो रिमेनिंग अमाउंट है जो लाख में से 62,000 या 62,000 आप अगर माइनस कर दें तो तकरीबन 38,000 रुपया रह जाता है। इसका मतलब है कि जो पहले साल की प्रीमियम की 1 लाख रुपए की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट थी, सिर्फ 38,000 रुपया आपका इन्वेस्ट हुआ है। और अगर आप दूसरे साल में आएंगे तो दूसरे साल में 60% की जगह आपको 20% एक्स्ट्रा कमीशन पे करना पड़ेगा। और बिड आस्क जो कि आपने ले रहे हैं तो 2,000 की जगह 4,000 की पर आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो वही जो इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए आपने 2 साल में की थी, आपकी एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट 76,000 रुपया हुई है। इसी तरह जब तीसरे साल में जाएंगे तो 10% का आपको कमीशन पे करना है, 4,500 रुपये आपको बिड आस्क स्प्रेड पे करना है, जो रिमेनिंग 85,000 है वो आपने इन्वेस्ट करने हैं उसके ऊपर। ठीक है, और अगर आप इन तीनों को ऐड कर लें, मतलब कि आपने 3 साल में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपए से भी कम है पहले 3 साल के अंदर। और अगर आप आखिरी 3 कॉलम देखें जिसपे कि बैंक आपको ये बताता है कि अगर हम इतना प्रॉफिट करेंगे तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा। हैरानगी की बात यह कि पहले 3 साल में जब आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, या मैं ये कहूँ कि 3 लाख रुपया टोटल इन्वेस्ट किया था, 10 साल के ऊपर भी आपका 2,30,000, यानी कि आप पहले 3 साल बल्कि पहले 6 साल में आप लॉस के ऊपर हैं। इसको मैं अगर सिंपल अल्फाज में बताऊं कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जिसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपए से भी कम है, और अगर आप इसका टोटल रिटर्न देखें वो तकरीबन 6 लाख के अराउंड ही है। मतलब कि 6 साल में आपका जब पैसा इतना डी वैल्यू हुआ और रिटर्न आपको कुछ मिला नहीं, और यहाँ पे अगर आपको रियलाइज़ हो जाए कि यार 5 साल हो गए हैं रिटर्न कोई ख़ास मिल नहीं रहा, तो क्यों ना मैं ये पॉलिसी ही कैंसिल कर दूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। तो यहाँ पे एक और बुरी खबर आपके लिए ये है कि अब आपको 6 लाख रुपये नहीं मिलेंगे, आपको 4,84,000 के ऊपर भी कटौती होगी। और हो सकता है कि यही जो 6 लाख रुपये आप रिटर्न करना चाह रहे हो तो तकरीबन 4 लाख के अराउंड आपको पैसे वापस मिल रहे हो। और अगर आप इसका 20 साल का प्लान देखें, और ज़्यादातर हमें सेल क्या किया जाता है, सर लाख रुपए आप डालें 20 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा।
अब 1 करोड़ पे आपको लिए 20 साल वेट कौन करेगा। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें कि अगर 10 साल के ऊपर सालाना आपने इन्वेस्ट किया है 20 लाख रुपया, तो 10% के ऊपर तकरीबन 38 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है। और अगर आप खुद भी एनालाइज करें, इससे डबल की महंगाई होगी और उससे कम का आपको रेवेन्यू या इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिल रहा है। अब इस एग्जांपल से आपको क्या समझ आती है, जो भी बैंक आपको इंश्योरेंस सेल कर रहा है, कौन बेनिफिशियरी है, आप लोग या बैंक। और ये जितना भी मार्जिन है ये उस सेलर को मिलता है जो कि आपको सेल कर रहा होता है इंश्योरेंस, बल्कि बैंक इंश्योरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक्स आपके साथ खेल कैसे रहा होता है। मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि बैंक पैसे कैसे बनाता है, डबल योर मनी में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ कि जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, शायद आप इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से गुजरे हों। अगर आपने कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो सबसे पहले बैंक आपको फ़ोन करके ये कहेगा कि आप क्यों नहीं करंट अकाउंट के अंदर रख लेते, हम आपको फ्री में ये सर्विसेज दे रहे हैं, आपको चेक बुक भी फ्री मिलेगी, आपको ट्रांजैक्शन भी इतनी फ्री मिल जाएगी, सर्विसेज भी फ्री मिलेंगी। वो क्यों आपको इस तरह की लालच दे रहे होते हैं? क्योंकि वो जो 20% या 21% या पॉलिसी रेट से -1% पे आपको रिटर्न दे रहे हैं, उस पर सिर्फ उनका 1-8% बच रहा है। और जब आप इस बात के ऊपर कि आपको इतने पॉलिसी रिटर्न्स की जगह इतने हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, जब आप करंट अकाउंट पे जाते हैं तो वही प्रॉफिट 0% से पर आ जाता है। और वो जितना स्प्रेड है, यानी जो 22% या 21% जितना भी पॉलिसी रेट चल रहा है, वो बैंक का प्रॉफिट होता है। अगर आप कहते हैं नहीं करंट अकाउंट पे तो मैंने नहीं जाना, फिर आपको इस्लाम सेल किया जाता है। और बाय द वे मैं खुद रिकमेंड करता हूं कि आपको इस्लामिक सेविंग अकाउंट, बल्कि उससे भी बेहतर है कि इस्लामिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि लो रिस्क हो। वो उतना ही आपको प्रॉफिट देता है जितना कन्वेंशनल देता है। तो बेहतर है कि आप कन्वेंशनल की जगह इस्लामिक लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। वहाँ पे फिर बैंक आपको ये कहता है कि क्यों नहीं आप इस्लामिक तरीके से रखते, कन्वेंशनल तो हराम है, आपको तो इसमें रखना ही नहीं चाहिए, आप इस्लामिक में रखें ताकि आपको जन्नत में जगह भी मिल सके। और अगर आप इस बात पे भी सेल हो जाते हैं तो उसमें बेनिफिट बैंक को क्या है कि जहाँ पे कन्वेंशनल पे वो पॉलिसी रेट से -1% पे आपको सेल कर रहे हैं, वहीं पे इस्लामिक बैंकिंग में पॉलिसी रेट से -7%, 8%, 9% तक इनका मार्जिन होता है। इसका मतलब ये है, जो कि मैंने डबल योर मनी में भी एक्सप्लेन किया, कि अगर आपको वो 20% कन्वेंशनल पे दे रहे हैं तो इस्लामिक के अंदर तकरीबन 10 से 11% दे रहे हैं। और उसका मतलब ये हुआ कि वो जो 10% का मार्जिन रह जाता है वो बैंक का प्रॉफिट है। अगर आप पिछले 5 साल में देखें, बैंक में डिपॉजिट बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपना करंट अकाउंट के अंदर रख रहे हैं। और अगर आप इस पूरे ट्रैप से बच भी जाते हैं, फिर आखिर में बैंक इंश्योरेंस आपको सेल होती है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में, बल्कि अलमिया पाकिस्तान में यह है कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लोग उनके पास फाइनेंशियल एडवाइस लेने जाते हैं। बैंकर का काम आपका पैसे को डिपॉजिट करना है। बैंकर का इंटरेस्ट आपके पैसे को जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बैंक में डिपॉजिट करेगा, उतना ही उसका बेनिफिट है, उस पर ही उसको बोनस मिलता है। लेकिन आप फिर उसी बैंकर के पास जाके ये पूछते हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपया पड़ा है, मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ पे बैंकर अपने ट्रस्ट का और अपने होने का फ़ायदा उठाता है। और क्योंकि वो आपको देख रहा होता है कि आपके बच्चे भी हैं, तो वो बच्चों की लालच में आपको ये कहता है कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो यही 5 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 5 साल तक या 10 साल तक, तो ये शायद 50 लाख रुपया बन जाए या 25 लाख रुपया बन जाए। और वहाँ पे आप ये कहते हैं कि यार कितना कन्वीनियंट है कि सिर्फ बैंक में जाके डिपॉजिट करना है, एक साइन करना है और आपके पैसे से इतना पैसा बनेगा। और फिर 3 साल बाद आपको ख्याल आता है यार इनकी तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि हमें इतना बेनिफिट तो नहीं, हमें तो उल्टा नुकसान हो गया है। और बाय द वे ये जो इंश्योरेंस आपको सेल कर रहे होते हैं, बैक एंड पे क्या कर रहे होते हैं? बैक एंड पे वही कर रहे होते हैं कि वही पैसा जो आपसे लिया होता है, अपना मार्जिन भी रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से भी पैसे बनाते हैं और अपना मार्जिन वहाँ से भी रखते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक को यही कहता हूँ कि जहाँ पे बगैर किसी नॉलेज का आपको ऑलरेडी इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल नॉलेज लें। किसी को भी आपके पैसे की इतनी परवाह नहीं है जितनी आपको अपने पैसे की खुद परवाह है। और आप ये बेनिफिट किसी को भी ना दें। हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको गाइड कर रहा है कि जहाँ पे पिछली एपिसोड पे मैंने बताया था कि मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी क्यों है, और उसकी वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि बैंक इंश्योरेंस आपके लिए सही नहीं है। और मकसद यही है कि किसी तरह आप इस तरह की जो बैड प्रोडक्ट्स हैं उसको बाय करके फिर आपकी इन्वेस्टमेंट से ही ध्यान उठ जाता है कि आपको लगता है हर इन्वेस्टमेंट ही ऐसी है जहाँ पे आपको नुकसान ही हो रहा होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नुकसान इसीलिए नहीं हुआ कि आपने बैंक इंश्योरेंस ली, आपको नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट का सही आइडिया नहीं है, ना आपने कभी आज तक ये कोशिश की है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में खुद सीखें, खुद डिसीजन मेकिंग करें। हाँ,
जब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे कहीं पे आपको लॉस हो रहा होगा, लेकिन उसको आप एक पॉजिटिव तरीके से लें, वो आपकी लर्निंग होगी कि आपने फ्यूचर में इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। लेकिन ब्लाइंडली किसी के पास जाना, किसी की पॉलिसी को बाय कर देना और फिर ट्रैप हो जाना, और फिर 5 साल तक जब आपको ज़रूरत पड़े पैसे की वहाँ पे आप निकाल भी ना सकें, तो ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। अब जिन जिन लोगों ने बैंक इंश्योरेंस ली हुई थी और वो भी किसी तरह ट्रैप हैं, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उन लोगों को रहनुमाई मिल सके जो कि अभी ये लेना चाह रहे हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि 14 दिन का ट्रायल पीरियड होता है। अगर आपने रिसेंटली बैंक इंश्योरेंस ली हुई है, बेहतर है कि उसको आप कैंसिल कर दें और अपने आप पर इन्वेस्ट करें कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। आप ही के बच्चे हैं, आपने उनका बच्चों का फ्यूचर खुद ही डिज़ाइन करना है कि कैसे मैंने उनकी फेवर करनी है। मैंने एक आखिरी चीज़ जहाँ पे बैंक इंश्योरेंस आपके हक में सही तरह है, वो इस तरह से है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैठकर कोई ऐसा प्लान डिज़ाइन करते हैं जिसके ऊपर आप कहते हैं ठीक है मैं बैंक इंश्योरेंस ले तो रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ क्या मुझे आप एक्सीडेंटल कवरेज दे रहे हैं। अगर तो एक्सीडेंटल कवरेज दे रहे हैं और उसकी वैल्यू अच्छी खासी है तो मे बी आपको बैंक इंश्योरेंस भी ऑप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरी आपसे रिकमेंडेशन यही है कि सेपरेट आप एक्सीडेंटल कवरेज लें, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज करें, खुद स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड को समझे क्या होता है। सरमाया.pk पे सब डाटा फ्री पे पड़ा हुआ है। सिर्फ आपको ये नॉलेज लेनी है कि आपने उस पर्टिकुलर नॉलेज को गेन करके अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट कैसे करना है। मुझे मेरे बैंक सर्कल रोड से फोन आया कि हमने चेक किया है आपके अकाउंट में हर साल कम से कम 1 लाख रुपए जरूर होते हैं। अगर 1 लाख रुपया वो बैंक को जमा करवाते रहें तो 5 साल के बाद हम 7 लाख देंगे। 5 साल पूरे होने के बाद जब मैं बैंक में गया तो मैंने कहा कि मेरे 5 साल पूरे हो चुके हैं, ये पॉलिसी खत्म करके तो मेरी रसा रकम दे दीजिए। उन्होंने जब पॉलिसी देखी तो कहा जी आपकी पॉलिसी 10 साल की है, 5 साल की नहीं। खातून ने क्यों झूठ बोला कि मेरे अपना 5 साल के लिए ये पॉलिसी है, जबकि उसने कागजों में 10 साल की लिखी हुई। मैंने कहा जी इसको सरेंडर कीजिए और मेरा 5 लाख मुझे वापस कर दीजिए। लुबे लुबाब ये कि उन्होंने मेरे 6 लाख रुपए में से 4,30,000 रुपए मेरे अकाउंट में वापस किए और बगैर किसी बात के 1,70,000 रुपया मेरा काट लिया गया।